नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले की कक्षाओं में हम काफी बेहतर तरीके से और काफी डीप में हिंदी ग्रामर को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम दूसरा अव्यय, जिसे हम संबंध बोधक कहते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रमुख बिंदु, संबंध बोधक। हम चर्चा करेंगे इस पर संबंध बोधक। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि संबंध बोधक हम कहते किसे हैं। और दूसरी चीज यह है कि देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो अभिकारी या जो अव्यय होते हैं वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी अव्यय या अभिकारी होते हैं उनमें कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यह बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई संबंध बोधक किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे अव्यय जो क्या करें, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ प्रदर्शित करें, उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक। देखिए, एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कि अमीर घर से बाहर गया है। ठीक, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये अमीर एक संज्ञा है, ठीक, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, यहां अमीर का मतलब कतई पैसे वाले व्यक्ति से नहीं है। ठीक, अब देखिए, अमीर घर से गया है, ठीक है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, से बाहर लगा हुआ है, ठीक। ये शब्द क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो वाक्य लिखा हुआ है उससे एक रिलेशन बना रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, संबंध बोधक। यहां पर मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, और वो ये कि देखिए, जब किसी वाक्य में हमें संज्ञा या सर्वनाम देखने को ना मिले, जब किसी वाक्य में हमें संज्ञा या सर्वनाम देखने को ना मिले और उस वाक्य में संबंध बोधक का प्रयोग किया गया हो, तो उस परिस्थिति में जो हमारा संबंध बोधक होगा वो क्या होगा, वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको समझ लो पहले, ठीक। जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिखा, ऊपर देखो, ठीक। अब इस परिस्थिति में क्या हो गया, देखना क्या हो गई, क्रिया हो गई ना। अब कहां दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है। तो देखिए, इस परिस्थिति में ये क्या हो गया, ये हो गया जी हमारा क्या, क्रिया विशेषण, ठीक। परंतु जब हम एग्जाम्पल बदल दें, ठीक, एग्जाम्पल बदलने से मतलब यहां पर क्या, संज्ञा और सर्वनाम की अनुपस्थिति थी, इसीलिए ये क्या हो गया था, क्रिया विशेषण हो गया था। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम को शामिल करेंगे। तो अब देखिए क्या अंतर बनता है। छत से ऊपर देखो, ठीक। अब देखिए, वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। हमने क्या कर दिया है, एक संज्ञा को शामिल कर दिया है। जब संज्ञा को शामिल कर दिया है तो ये जो से ऊपर हो गया है, ये क्या कहलाएगा, हमारा संबंध बोधक हो जाएगा। क्लियर है कि जब हमें वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दिखाई न दें या वाक्य में अनुपस्थित हों, तो उस परिस्थिति में जो संबंध बोधक होंगे वो क्या करेंगे,
क्रिया विशेषण कहलाएंगे, क्रिया विशेषण की भांति उनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि संज्ञा और सर्वनाम उस वाक्य में उपस्थित हैं तो वो क्या होंगे, संबंध बोधक होंगे। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि संबंध बोधक क्या होते हैं, फिर हम इसके प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला सामने देखकर चलो कर दीजिएगा, है ना। मैं क्या कर देता हूं, सामने देखकर चलो। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने सामने शब्द इस्तेमाल किया है और देखना क्या है, क्रिया है। कहने का अर्थ यह है कि इस वाक्य में भी हमें संज्ञा और सर्वनाम नजर नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर हम इसको संबंध बोधक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि संबंध किससे बताएगा भाई, संबंध बताने के लिए कुछ चीज उपस्थित भी तो होना चाहिए। मैंने बोला आपसे कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के बाकी हिस्से से बताएगा, वो संबंध बोधक कहलाएगा। यदि मैं इसमें कोई संज्ञा या सर्वनाम जोड़ दूं तो ये वाक्य फिर क्या कहलाएगा, संबंध बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सामने को मैं किसी दूसरी तरीके से प्रयोग करता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं घर के सामने मत चलो। ठीक, ये कोई वाक्य है। अब देखिए यहां पर सामने था और हमने यहां क्या कर दिया, के सामने कर दिया। ठीक है, वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, परंतु मेन बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमने यहां पर क्या कर दिया है, एक संज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, संबंध बोधक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए संज्ञा या सर्वनाम का बाकी वाक्य के साथ रिलेशन बताने का जो काम करता है उसे ही हम कहते हैं संबंध बोधक। क्लियर होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके प्रकारों को। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जब इसके हम प्रकारों को बांटेंगे तो हम बांटेंगे पहले प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जब हम इसका विभाजन करेंगे तो पहला हम देखेंगे क्या, विभक्ति सहित। क्या होगा पहला, विभक्ति सहित। अब विभक्ति सहित का अर्थ क्या हो गया, भाई विभक्ति सहित का अर्थ ये हो गया कि जब मैंने आपको कारक पढ़ाया था तो मैंने आपको विभक्तियां भी बताई थी, ठीक, जिनको हमने परसर्ग भी कहा था। ठीक, जिन शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लगे हों वो शब्द, वो संबंध बोधक क्या कहलाएंगे, विभक्ति सहित। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखूं खाने के बाद घूमना चाहिए। ठीक, खाने के बाद घूमना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया कि एक विभक्ति चिन्ह है, इसका प्रयोग कर लिया है, तो इसकी अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करेंगे तो ये आएगा किसके अंतर्गत, विभक्ति सहित जो संबंध बोधक होते हैं उनके अंतर्गत आएगा ये। क्यों? क्योंकि हमने इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, चूंकि देखिए खाने के बाद घूमना चाहिए, खाने और घूमना चाहिए इन दोनों का रिलेशन बता रहा है कि बाद, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा संबंध बोधक। एक आध एग्जाम्पल हम और देखें।
जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं, नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक, अब बात फिर वो यहीं पर आ जाती है। बात सिंपल सी है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि देखिए नौकरी और पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर के लिए जो शब्द है वो किस लिए प्रयोग किया गया है? भाई दोनों के रिलेशन बताने के लिए प्रयोग किया गया है कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया? के लिए प्रयोग किया। तो किसके अंतर्गत आया? भाई संबंध बोधक के अंतर्गत आया। क्या कहलाएगा? संबंध बोधक कहलाएगा। चूंकि हमने इसमें क्या किया है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? विभक्ति सहित कहलाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा प्रकार हम देखें इसके लिए, तो दूसरा क्या होगा? भाई जब हमने पहला पढ़ लिया है विभक्ति सहित, तो दूसरा क्या हो जाएगा? विभक्ति रहित। ठीक, अब हम ऐसे संबंध बोधकों का प्रयोग करेंगे जिनमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? देख लीजिए। ठीक है, घर मान लीजिए, इसको अपन चेंज करके दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दौलत बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक, आप देखिए वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, हमने इसमें बिना शब्द का प्रयोग किया है, जो क्या कर रहा है? इस दौलत का रिलेशन बाकी के वाक्य के साथ दिखा रहा है। इसीलिए यहां पर जो संबंध बोधक अव्यय लिखा हुआ है वो विभक्ति रहित है। स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये क्या है? विभक्ति रहित है। क्लियर है? अब हम देखें इसके अन्य प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं और किस प्रकार से हो सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने देखा था अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने बात की थी प्रयोग के आधार पर विभक्ति सहित और विभक्ति रहित। तो हमने दो प्रकार उसके देखे थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ की दृष्टि से हम जब देखेंगे तो पहला आएगा जो हमारा, वो क्या होगा? वो होगा हमारा कालवाचक। ठीक, देखिए जो बच्चे थोड़ा सा डीपली पढ़ने के शौकीन होंगे उनको काफी पसंद आएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कई बार हमें विस्तार से पढ़ने की इच्छा हो पर हमें कहीं उपलब्ध नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई एक लेक्चर बनाऊं तो थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश करता हूं, ताकि हम काफी अच्छे से इस चीज को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, पहला है हमारा कालवाचक। अब देखिए कालवाचक की जब भी बात आएगी तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हमें उसके समय से संबंध दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा भोजन के पश्चात नहाना नहीं चाहिए। इसको ऐसा कर देते हैं कि भोजन के पश्चात नहीं नहाना चाहिए, है ना? भोजन के पश्चात नहीं नहाना चाहिए।
अब देखिए हमने यहां पर क्या किया है कि पश्चात इसका प्रयोग किया है, जो कि क्या कर रहा है, बाकी का जो संबंध है वो संज्ञा का संबंध जो है वो बाकी के दूसरे हिस्सों से बता रहा है। अब के पश्चात का जब प्रयोग कर लिया हमने तो वो एक प्रकार से काल को दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है कि भाई किसी समय के बाद, किसके बाद, भोजन के बाद। यानी कहने का अर्थ यह है कि उसके काल से संबंध, यानी कि एक प्रकार से समय से संबंधित जब भी होगा तो वो क्या होगा, कालवाचक संबंध बोधक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अक्सर सुनते रहते हैं कई बार कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक, या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति, इस प्रकार के शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो भी हम जिस किसी का भी नाम लेना चाहे ले सकते हैं। मेन बात जो है, मुख्य बात जो है समझने के लिए, देखिए यहां पर हमने के पूर्व इस्तेमाल किया। अब के पूर्व यानी कि इससे हमें काल के निर्धारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाती है कि मतलब है कि इस समय की तो बात नहीं चल रही है, भूतकाल की बात चल रही है, जो समय निकल चुका है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए हमने प्रयोग किया है के पूर्व, है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कालवाचक संबंध बोधक। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला। सेकंड होगा हमारा अर्थ के आधार पर स्थानवाचक। ठीक, हम सीधा सीधा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते चलेंगे। स्थानवाचक का मतलब क्या हो जाएगा भाई, स्थानवाचक का मतलब हो जाएगा कि जो हमें किसी स्थान के संबंध में जानकारी देंगे वो क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाएंगे। ठीक है, देखिए अब स्थानवाचक में स्थान से संबंध कैसे दिखाएंगे भाई। जैसे मान लीजिए घर के अंदर चोर आ गए। ठीक, अब देखिए हमने के अंदर इस्तेमाल किया, यानी कि क्या हुआ, हमें किसी स्थान के बारे में पता चला कि भाई घर के अंदर, यानी कि वो कहां है, घर के अंदर पहुंच गए हैं, हमें स्थान के बारे में सूचना मिल गई। इसीलिए ये जो होगा संबंध बोधक जो होगा वो होगा स्थानवाचक संबंध बोधक। ठीक, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए कि जानवर से दूर रहना चाहिए। ठीक, ये मान लीजिए एक वाक्य लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर से दूर लिखा हुआ है और वाक्य को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है यार कि जानवर से दूर की बात चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं कि भाई कोई जानवर अगर खड़ा है तो उससे हमें दूरी बना के रखनी है, हो सकता है कि वो हम पर हमला कर दे। इस प्रकार की बात भी हम सोच सकते हैं। तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप देखें, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमें स्थान से संबंधित संबंध बोधक दिखाई दे तो हमें समझ लेना है कि वो संबंध बोधक के अंतर्गत स्थानवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला संबंध बोधक जो होगा हमारा दिशावाचक। क्या होगा, दिशावाचक। ठीक, अब देखिए दिशा का मतलब क्या है कि जिस किसी संबंध बोधक से हमें किसके बारे में पता चले भाई, दिशाओं का ज्ञान हो, वो क्या कहलाएंगे, दिशावाचक संबंध बोधक। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं मंदिर के चारों ओर हरियाली है।
ठीक। अब देखिए मंदिर के चारों ओर, यानी कि हमने कहीं ना कहीं दिशा की बात कर ली कि मान लीजिए भाई कोई मंदिर है, ठीक है, उसके चारों ओर की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम दिशा की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमने संबंध बोधक प्रयोग किया है वो क्या है, दिशावाचक है। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए लिखिए घर के आसपास, घर के आसपास सफाई रखो। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात आ गई कि हमने घर के आसपास की बात करी है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं दिशा को इंडिकेट किया है कि भाई जो भी घर है उसके आसपास हमें क्या रखना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। क्लियर है, यहां से क्या हो जाता है, ये दिशावाचक संबंध बोधक क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रकार जो कि है क्या, साधनवाचक। क्या है, साधन। ठीक, साधन का मतलब यूं समझ लीजिए कि साधन का अर्थ क्या होगा, मतलब एक माध्यम होगा। ठीक, माध्यम का पता चलेगा हमें। ठीक, कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए हल के द्वारा खेती करते हैं। ठीक, अब देखो मैं साधन की बात कर रहा था, मैंने साधन के बारे में बताया था, तो मैंने बोला आपको कि हमें एक माध्यम पता चलेगा। मतलब देखिए खेती करते हैं, तो खेती किसके माध्यम से करते हैं भाई, हल के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां पर जो हमने संबंध बोधक प्रयोग कर लिया है वो कौन सा है, साधनवाचक, जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई खेती किसके माध्यम से की जा रही है, हल के माध्यम से की जा रही है। ठीक, अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल देखें। बुजुर्गों के सहारे हमें रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए, हमें बुजुर्गों के सहारे रहना चाहिए। बुजुर्गों के सहारे से अर्थ यह है कि कहते हैं ना कि बुजुर्गों के पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है। तो इस प्रकार से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमें उनके मार्गदर्शन की सदैव आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि हमने क्या कर दिया कि साधनवाचक संबंध बोधक का इस वाक्य में प्रयोग किया है, जो कि के सहारे के रूप में हमने वाक्य में प्रयोग किया है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रकार, पांचवा होगा समतावाचक। समतावाचक का मतलब होगा कि जहां पर हम समानता की बात करेंगे वहां पर क्या होगा, समतावाचक संबंध बोधक होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए गीता के अनुसार सत्य ही जीतता है। ठीक, इस सब हमने क्या किया है, उदाहरण लिया है। अब देखिए हमने यहां पर क्या कर दिया है, के अनुसार का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि हमें क्या कर रहा है, ये शब्द एक प्रकार की तुलना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, तुलना को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से जितने भी शब्द समानता या तुलना को दिखाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे भाई, वो आएंगे संबंध बोधक में भी समतावाचक संबंध बोधक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम के समान
कोई नहीं। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या किया है, फिर वही बात, आपको सिर्फ शब्द देख के पहचानना रहेगा कि यहां पर किस संबंध बोधक का प्रयोग किया गया है। तो के समान हमने किस लिए प्रयोग किया है भाई, के समान में हम वाक्य के अंदर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो राम है वो अद्वितीय है, उसकी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से तुलनात्मक बात कर रहे थे, इसलिए यहां पर जो संबंध बोधक होगा वो क्या होगा, समतावाचक। क्लियर। चलिए अगला प्रकार और देखते हैं हम। अगला होगा हमारा विरोधवाचक। क्या होगा, विरोधवाचक। देखिए विरोध से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ऐसे संबंध बोधक हम वाक्य में प्रयोग करेंगे जिनसे हमें क्या, विरोधाभास दिखाई देगा। जैसे कि राजेश के खिलाफ शिकायत आई। शिकायत आई। ठीक, तो देखिए अब ये के खिलाफ हमने प्रयोग कर दिया है यहां पर। ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो राजेश और शिकायत आई, इन दोनों चीजों के बीच में एक रिलेशन बना रहा है, एक संबंध बना रहा है। ठीक है, पर जो के खिलाफ है वो एक प्रकार से किसको दिखा रहा है, विरोध को दिखा रहा है ना। वाक्य में भी अगर आप देखेंगे तो वाक्य को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि राजेश ने अवश्य ही कुछ गड़बड़ करी है, तभी क्या हुआ है, उसकी शिकायत आई है ना। इसलिए यहां पर जो संबंध बोधक होगा वो क्या होगा, विरोधवाचक होगा। क्लियर है। चलिए अगला और देखते हैं। अगला है हमारा हेतु या कारणवाचक। देखिए हेतु या कारणवाचक। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा, कोई कारण बनेगा या किसी हेतु कुछ काम किया जाएगा, वहां पर क्या होगा, हेतु या कारणवाचक संबंध बोधक होंगे। किस प्रकार होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिनेश के कारण राहुल को मार पड़ी। ठीक है, अब देखिए अब इस वाक्य के अंदर आप देखेंगे तो पाएंगे यार कि कोई ना कोई एक कारण जरूर बना है ना। अब अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है तो क्या होगा, हेतु या कारणवाचक संबंध बोधक होगा। ये एक दो एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। यदि मैं आपको समझाने के लिए और अधिक एग्जांपल लूंगा तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए हम सिर्फ एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये संबंध बोधक किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यतिरेक। ठीक है, व्यतिरेक। ठीक, अब देखिए व्यतिरेक के पहले भी हमने एक पढ़ा था जिसमें मैंने तुलना की बात की थी। ठीक है, लेकिन व्यतिरेक में क्या होगा कि तुलना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए राम के मुकाबले कोई दूसरा नहीं है। ठीक,
अब अगर यहां पर आप देखोगे तो तुलना जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसको पहचानने का एक तरीका है कि अपेक्षा या के मुकाबले, इस प्रकार के शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यतिरेक के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? अगला बिंदु हम देखते हैं, तो अगला होगा हमारा संग्रह। संग्रह वाचक। अब देखिए संग्रह किस प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। मान लीजिए शाम तक घर आ जाना। ठीक, देखिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या है? विभक्ति रहित संबंध बोधक है, लेकिन ये संग्रहवाचक के अंतर्गत इसलिए रखा गया है, क्या हुआ है कि कंडीशन लगी हुई है कि क्या करना है? शाम तक घर आ जाना है, यानी कि वाक्य में क्या किया जा रहा है? एक प्रकार से घर में व्यक्ति को बुलाया जा रहा है ना, इसीलिए इसको किस के अंतर्गत रखा गया है? संग्रहवाचक संबंध बोधक के अंतर्गत रखा गया है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा विनिमय। 10वां प्रकार जो रहेगा वो क्या रहेगा? विनिमय। विनिमय का अर्थ आप सभी समझते हैं कि विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है एक प्रकार से लेन देन करना, है ना? ठीक, कैसे? आलू के बदले सेब दे दो। क्या होगा? आलू के बदले सेब दे दो। ठीक है, अब देखिए एक प्रकार से विनिमय के लिए हमने किसका प्रयोग किया? के बदले का प्रयोग किया। मतलब एक प्रकार से विनिमय दिख रहा है कि यार इसके बदले तुम मुझे वो चीज दे दो, यानी कि एक प्रकार से विनिमय हमें वाक्य में देखने को मिल गया। इसीलिए किसके अंतर्गत आएगा? विनिमय संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम अगला और देख लेते हैं। 11वां होगा हमारा पृथकता। पृथकतावाचक जो संबंध बोधक होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। अब इसको समझेंगे कैसे? देखिए पृथकता का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस को एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए कि आग से हटकर चलना चाहिए। ठीक, यहां पर वाक्य का अर्थ समझिए कि वाक्य किस लिए किया गया। मान लीजिए कहीं आग जल रही हुई है और अपन किसी को बोल रहे हैं कि आग से हटकर चलना चाहिए। जब कहीं आग जल रही हो तो हमें उससे हटकर चलना चाहिए। ठीक है ना? अब अगर हमने से हटकर कर दिया तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से हमने पृथकता की बात कर दी है। क्या? आग से हटकर, आग से, और जो व्यक्ति वहां से गुजर रहा है उसको हमने आग से पृथक कर दिया है। इसीलिए ये क्या आ जाएगा? पृथकतावाचक क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जब भी कोई चीज लेके आए तो आपको विस्तार से जानकारी मिले, थोड़ा सा डीप में आप पढ़ें, ताकि आप जो भी पढ़ें वो स्थायी रहे और प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से ये सारी चीजें आपको महत्वपूर्ण साबित हो। हम चाहते हैं कि आपकी सफलता में हम सहयोगी रहें। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट करिए, शेयर कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो जरूर दबाइए, और बेल आइकन दबाने के बाद जो क्लिक करेंगे उस पर तो आपको एक ऑल ऑप्शन आएगा, आप वो दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।